Recording in progress. अच्छा, ओके जी। सो नवीद साहब, आपका भी माशाल्लाह अच्छा चले बैकग्राउंड है और आप डाटा साइंस में कर रहे हैं। अभी आपका क्या जीपीए जा रहा है जो आप समझ रहे हैं कि ठीक नहीं है, कोई इशू है? कौन कौन से दो खराब हुए? अच्छा, नहीं, दोनों साजिद साहब वाले कोर्स जो है वो ठीक नहीं रहे, इसलिए आप साजिद साहब से इतने सहमत नहीं है। नहीं नहीं, सही है। मैं कह भी नहीं रहा, मैं वैसे ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपनी आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ। लेकिन ये कि अभी आप खुश हैं डॉक्टर मुर्तजा से, खुश है ना? सब्जेक्ट भी पढ़ा है या ये एक ही सब्जेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ा होगा? ठीक है, चलो चलिए चलिए। तो ओके, स्टडी टीवी के साथ थोड़ा लैग आ रहा है इसके अंदर। ठीक, ट्राई के ठीक हो जाए। सबको आवाज आ रही है ऑनलाइन जी? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। ओके। मैर मंसूर साहब, मुझे नया नया नाम नजर आ रहा है। आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? उमैर मंसूर। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं रिसेंटली ज्वाइन किया है, मैं पटारो से सर ज्वाइन कर रहा हूँ। आपके कितने सब्जेक्ट्स हो गए उमैर? सर मेरे 7 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। ओके, और आप इंजीनियर हैं या नॉन इंजीनियर हैं? सर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ हूँ, मैकेट्रॉनिक्स सर। ओके, और अभी आप कौन सा मतलब डिग्री प्रोग्राम कौन सा आपका? सर डेटा साइंस। ओके, चलें, ठीक हो गया उमैर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी सर मच। थैंक यू सर। अच्छा जी, नवीद साहब, आप अब्बास, आपका तो ऑलरेडी वी नो इट। तो आप क्लास में वैसे हो भी नहीं आज, वैसे ही बैठे हुए ना आप तो। हाँ जी मैडम, आपका नाम क्या है? सीमा जी। आप कहाँ से हैं आप? पारा चनार से, माशाल्लाह। गुड। तो आप इधर ही रह रही हैं या पारा चनार से आती जाती हैं? यहाँ हॉस्टल में रह रही हैं? क्या करती हैं? क्या करती क्या है? जॉब नहीं कर रही? बीएस किस सब्जेक्ट में किया? सीएस में? ओके, कहाँ से? मेरठ से। तो मास्टर्स करने का मकसद क्या है? तो यहाँ आप विद फैमिली रह रही हैं या विदाउट फैमिली? अच्छा, आपकी फैमिली यहीं पे है। और ये डिग्री कौन सी है? एमएससीएस है? एमएससीएस। तो आपको फिर कुछ ना कुछ अपना आगे कोई करियर में आगे आना चाहिए ना, कुछ पढ़ाना, पढ़ाएं, कुछ पढ़ें। बल्कि इधर लैब इंजीनियर्स की जॉब्स नहीं अभी सीएस में, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्या जीपीए है सीएस में आपका? 3.33? नहीं, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अपने आप को कहीं ना कहीं यूज़ करें। हमारे माशरे में ना बड़ी ये एक डिस्पैरिटी है कि हमारी ख़वातीन को लोग काम नहीं करने देते, और अगर वो करना चाहें, खुद भी नहीं करना चाहती हैं, ये भी है। और फिर जो जब करना चाह रही होती हैं उनको लोग नहीं करने देते। और जो हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयां हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो यही है कि हमने ख़वातीन को कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया, घरों में छुपा के रखा हुआ। मतलब इस पे दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया के जो अच्छे इस्लामी माशरे हैं वहाँ पे ख़वातीन को अलाउड है तरीक़ेकार से आगे बढ़ने का, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो और फिर ये कि यूज़फुल पॉपुलेशन जो है आपकी मुल्क की 50% जो है वो यूज़ ही नहीं हो रही, तो वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? तो मेरी, अगर आप माशाल्लाह पढ़ लिख भी रही हैं तो आपको अपनी नॉलेज को आगे लोगों को देना भी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट डू समथिंग इंस्टेड ऑफ ओनली सिटिंग एट हाउस। और देर आर अदर मैनी अदर वेज एज वेल। देर आर मैनी बिजनेसेस विच अ वुमन कैन रन फ्रॉम द हाउस एज वेल। सो वो भी मतलब कुछ ना कुछ जरूर करें, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सिर्फ अपने तक चीज़ों को ना रखें। ठीक है जी। सो आपने नाम क्या बताया? सीमा। ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स हो गए आपके? 6 सब्जेक्ट्स हो गए।
ओके, चलें, ग्रेट। जी सर, आप रिपीट कर रहे हैं, क्यों? फेल तो नहीं हुए थे आप? आपका वो किसके साथ, वो दोस्ती थी आपकी, किसके साथ थी दोस्ती? अहमदुल्ला के साथ? नहीं, एक और तीसरा भी था ना, क्या नाम था उसका? इजाज। तो वो इजाज अभी वो रिपीट नहीं कर रहा? नहीं सर, उससे डिग्री ले ली है, कंप्लीट कर मैंने भी कंप्लीट सब्जेक्ट कंप्लीट है पहले, बस ये वाला सब्जेक्ट क्या जीपीए आपका? 2.45 कम है, चलो 0.5 ठीक है। तो अभी आप फोकस के साथ पढ़ोगे? जी इंशाल्लाह। चलो ठीक 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 ठीक। तो चलें जी, दैट्स नाइस टू नो एवरीबडी। अभी मुझे तकरीबन सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया है, और विल कीप इन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर टू नो ईच अदर वेल। ये याद रखिए, आप लोग भी इस आदत को अपनाइए कि जब भी आप किसी से मुलाकात करें, पहले अपने आप को सिनर्जाइज करें। ज़िंदगी का एक अच्छी आई वुड से तरबियत है कि आप किसी से मिल के उसको भूलना नहीं चाहिए। आप यू शुड ऑलवेज रिमेंबर हूसोएवर यू मीट। और उसका तरीका ये होता है कि उसके बारे में थोड़ा जाने, उसे एक मुनासिब तरीके से आप, ताकि आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे ज़िंदगी में। ठीक है, ओके। मैं अब आता हूँ टुवर्ड्स दी थीसिस फिनोमेना। मेरी आवाज़ तो सबको आ रही है ना जी? ऑनलाइन सबको आवाज़ वैसे मेरी ऑडिबल है? जी सर, यस सर, डबल है सर। ओके जी। सो मैं कुछ चीज़ें मैंने स्लाइड के ऊपर इसलिए लिख ली हैं क्योंकि बोर्ड पे मैं लिखता हूँ, बट ये कि चूंकि ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो स्लाइड्स के ऊपर से हम उसको लेके चलते हैं। मास्टर्स के अंदर जो है वो अच्छा, एक चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये कि मेक योर नोट्स, शॉर्ट नोट्स अपने साथ साथ बनाते जाएं, ताकि आपके पास ये रिकॉर्ड में रहे। आप इसके पंच लाइन्स लिख सकते हैं। जो कोर्स का हमारा एग्जाम होता है वो क्लोज बुक क्लोज नोट्स होता है, क्लोज लैपटॉप क्लोज मोबाइल फोन। तो आपने जब थोड़ा चीज़ें रिपीट करनी है, ऑल्दो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो मैं चीज़ें कवर करूंगा दे विल बी प्रैक्टिकल इन नेचर, यू विल बी डूइंग इट विद योर ओन हैंड्स, सो यू विल अल्टीमेटली रिमेंबर दोज थिंग्स। क्योंकि इंसान जो चीज़ खुद करता है वो उसको याद रहती है, ऐसे ही। तो आप इंशाल्लाह इसको याद रखेंगे, बट स्टिल कुछ पंच लाइन्स लिख भी लेंगे तो एक दफ़ा जब स्क्रॉल डाउन करेंगे बाय द एंड ऑफ सब्जेक्ट बिफोर द एग्जाम, तो आपको चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉर्ट से नोट्स जो हैं वो साथ साथ बनाते जाएं, और स्लाइड्स में शेयर कर लूंगा, आप स्लाइड्स को भी बिल्कुल देखें। और स्लाइड्स पे ये कि कंटेंट शायद ज़्यादा होगा, बहुत सारी चीज़ें स्लाइड्स पे नहीं भी होंगी, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली कवर करता हूँ, और स्लाइड्स उनकी नहीं दिखाई जाती या होती नहीं है, वो से आपको ऑन द रन चीज़ें जो हैं वो कवर होंगी। तो इसलिए भी नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। जो हमारे डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स हैं इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बल्कि आप सबसे भी है, कि जो ये लेक्चर है ये इन एनी केस अपलोड होगा। तो बहुत सारे आप में से भी क्लास में शायद नहीं आते, और कुछ डिस्टेंस लर्निंग भी इस वक्त लेक्चर नहीं ले रहे होंगे। तो सारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बिफोर दी स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर आपने एक शॉर्ट समरी उसकी स्कैन करके पिक्चर लेके मुझे आपने ईमेल कर दी, ताकि आई शुड नो कि आप लेक्चर देख रहे हैं और कुछ नोट्स बना रहे हैं, और लाइन है यानी रेगुलर है, ठीक है। तो आप लोग जो क्लास में नोट्स बनाते हैं इन्हीं की आप पिक्चर लेके मुझसे शेयर कर सकते हैं, या आपकी समरी है, या आप दोबारा लेक्चर देखें बेशक, और उस चीज़ को आप कर लीजिए। तो ये रिक्वेस्ट सबसे है मेरी। इट इज़ ग्रेडेड, around 10% grading is done on the summaries which you submit of the lectures. So हमारे जो lectures cover होंगे उनकी हर एक लेक्चर की आप एक समरी जो है couple of pages जो आप कंफर्टेबल हो मुझसे आपने ईमेल पे शेयर करनी है। ईमेल एड्रेस जो है वो मैं अरशद साहब को दे दूंगा, आप काइंडली जो है ना ग्रुप पे ले लीजिएगा, और उस पर आप मुझसे कर लीजिएगा। तो एक तो ये पॉइंट है। सेकेंडली ये कि जो सब्जेक्ट, पहले मैं एक रिक्वायरमेंट आपसे शेयर कर लूँ कि इस सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसमें हम जो चीज़ें भी कवर करेंगे इसको हम अल्टीमेटली यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग दी थीसिस प्रपोजल डॉक्यूमेंट। सो इसकी एक बड़ी वेटेज जो है वो दी जाएगी आपकी प्रपोजल डॉक्यूमेंट को, जो आप सबमिट करेंगे बाय द एंड ऑफ सब्जेक्ट, और एक बड़ी परसेंटेज इसकी वेटेज की होगी जो आप थीसिस प्रपोजल को प्रेजेंट करेंगे क्लास के अंदर, राइट। So the two requirements, yeah, two major primary requirements are proposal presentation and the proposal document. अब ये क्या होती है उसको हम देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको हम कवर भी करेंगे। कुछ लोग आप में से ऐसे भी हैं जो शायद ये काम किसी हद तक कर भी चुके हों, तो उनको
ऑलरेडी आइडिया होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, उनको हम इंशाल्लाह एक रीजनेबल तरीके से लेके चलते हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दी वेरियस फेजेस ऑफ थीसिस, जिसके अंदर से हमारी ये प्रपोजल डॉक्यूमेंट और प्रपोजल डिफेंस की बात निकलेगी। जो मास्टर्स की डिग्री है इसके अंदर टोटल क्रेडिट एज पर HEC इज 30 क्रेडिट, 30 क्रेडिट आपने करने होते हैं। 30 क्रेडिट का मतलब ये है कि अगर आप 3 क्रेडिट का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 10 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने होते हैं अगर आप नॉन थीसिस में जाएं, यू नो इट ऑलरेडी। अगर आप नॉन थीसिस में नहीं जाते, थीसिस में जाते हैं तो 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और 2 सब्जेक्ट्स के इक्विवेलेंट आपने थीसिस करना होता है, जिसको हम 6 क्रेडिट का नाम देते हैं। अब ये जो 6 क्रेडिट के थीसिस है, इसको करने के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ नाम है या फेजेस है। जो अभी जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे 2 फेजेस में थीसिस किया जाता है। एक को हम नाम देते हैं थीसिस 1 का और एक को नाम देते हैं थीसिस 2 का, शॉर्ट में TH1 TH2 कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए कि वो किस तरीके से जाएगा। ऐसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि TH1 इनफैक्ट इज दी प्रपोजल डिफेंस, इट इज दी टाइटल डिफेंस भी कह सकते हैं इसको, आप प्रपोजल डिफेंस भी कह सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा नाम है प्रपोजल डिफेंस। इसकी एक डॉक्यूमेंट भी आप बनाते हैं, इसकी आप प्रेजेंटेशन भी देते हैं एक पैनल को, अल्टीमेटली ये आपका अप्रूव होता है तो फिर आप TH2 फेज में जाते हैं, जिसको हम थीसिस 2 फेज कहते हैं या इम्प्लीमेंटेशन फेज कहते हैं, जिसमें आप अपने आइडिया को फिर अमली जामा पहनाते हैं, उनके रिजल्ट्स को लिखते हैं और कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, अला बला बला, और वो अकॉर्डिंगली आपका TH2 फेज जो है वो किया जाता है। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी है इसके 3 कैंपसेस हैं। एक कैंपस इस्लामाबाद कैंपस है, एक कैंपस पेशावर में है, एक कैंपस UAE में रासुल खैमा के अंदर है। तो 3 कैंपसेस हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो जितनी बॉडीज़ बनी हुई हैं, एकेडमिक बॉडीज़ जिन्हें कहा जाता है, जो अप्रूवल देती हैं मुख्तलिफ स्टेजेस का, वो 3 जगहों से ऑरिजिनेट होती हैं। तो थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से भी मैं बात करूंगा कि TH1 और TH2 का जो अप्रूवल है वो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है। अच्छा जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं TH1 के ऊपर। TH1 जो है ये आपका प्रपोजल डिफेंस कहलाता है और इसके अंदर आपने अपने टॉपिक को लेके चलना होता है। वो डिटेल में हम बाद में जाएंगे। अभी आप अगर जहन में होगा जी TH1 एक चीज़ है जो मैंने करनी है, तो ये ऑरिजिनेट होती है डिपार्टमेंट से। देर आर 3 departments. One is life sciences department in university in each campus. In fact, there are 3 campuses, so each campus has 3 different departments. One department is life sciences, so life sciences के अंदर कुछ programs run हो रहे। इस तरीके से engineering sciences के अंदर CS के programs और engineering के programs run हो रहे। और सर मैनेजमेंट साइंस के अंदर जो है वो मैनेजमेंट साइंस के प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं। लाइक आप में से कुछ MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कर रहे हैं वो मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट के नीचे कर रहे हैं, जिनका अपना एक पूरा पैराफर्नेलिया है। ठीक है, तो आप जब अपनी डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तो वो आपके डिपार्टमेंट के हेड के पास जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली मैनेजमेंट साइंस के पास जाएगी, कंप्यूटर साइंस वाली कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट के HOD के पास जाएगी, सिविल वाली सिविल के हेड के पास जाएगी। और इस तरह से अगर आप कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोई कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड के पास जाएगी। हर डिपार्टमेंट अपनी एक इवैल्यूएशन कमेटी फॉर प्रपोजल्स बनाता है, ECP कहते हैं उसको, इवैल्यूएशन कमेटी फॉर प्रपोजल्स, यहाँ लिखा हुआ भी है। So once you prepare your document, you share it with the program coordinator, PG programs. मोहसिन साहब से आपके इंटरेक्शन होता है ना, you will submit your document through your advisor to Mohsin Saab, and Mohsin Saab will forward it to your HOD, and HOD will decide a date where you will be allowed or you will be asked to appear for defense in front of evaluation committee for proposal, ECP. ECP जो है इसके अंदर इसको चेयर करेगा आपका HOD और उसके साथ 2 सीनियर फैकल्टी मेंबर्स होंगे जो कि कहीं बैठेंगे और आप जो लोग उस डिपार्टमेंट के उन सबको बुला के 1 by 1 उनसे डिफेंस लेंगे। उसका एक फॉर्म होगा, वो उसको फिल करेंगे, आपको पास या फेल करेंगे। अगर आपको फेल करेंगे तो कुछ चांसेस देंगे, 1-2 चांसेस देंगे, दोबारा बुलाएंगे, और से अगर आप दूसरे तीसरे चांस में भी ठीक नहीं हो पाते तो फिर फेल करेंगे, राइट। लेकिन ये कि दिस इज हाउ TH1 फर्स्ट स्टेज विल बी क्लियर्ड। एक चीज़ जो मैंने बीच में मिस कर ली वो ये कि जो TH1 रजिस्टर होता है आपका, वो एक रेगुलर सेमेस्टर में रजिस्टर होता है। आइदर यू विल रजिस्टर TH1 इन फॉल
और इन स्प्रिंग, इट इज नॉट रजिस्टर्ड इन समर। अगर आप फॉल में रजिस्टर करते हैं और आप बाय द एंड ऑफ फॉल, ये शुरू होता है सितंबर में, ख़त्म होता है जनवरी में, तो आपको जैसे आप TH1 में अब ज़ुएब साहब रजिस्टर्ड है अगर, तो ज़ुएब साहब को ये इंफॉर्मेशन आएगी कुछ दिनों बाद अराउंड नवंबर दिसंबर के जी TH1 डिफेंस की ECP डिसाइड हो गई है और उसमें दिसंबर की कोई डेट दी जाएगी आपको कि जी इससे पहले पहले अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करें और डिफेंस देने के लिए आ जाए। ठीक है, तो बिफोर दी, और अगर स्प्रिंग में रजिस्टर होता है आप में से कोई, तो अगेन वो सेशन होता है फ्रॉम जनवरी टू मई और जून, तो मई में कोई डेट दे दी जाती है आपको कि जी आके ECP करें, आप ECP में अपीयर हो जाए। ठीक है जी, बात समझ आ रही है बात की? तो टाइम लाइन्स को जरा जहन में रखना है आपने। TH1 TH2 का कोई ताल्लुक इस सब्जेक्ट से नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये रिसर्च, ये सब्जेक्ट जो है रिसर्च मेथड्स का, इसमें मैं आपको TH1 की तैयारी करवा दूंगा, बट हम TH2 को भी देखेंगे, हम फंडिंग प्रपोजल्स को भी देखेंगे, हम PhD के रिक्वायरमेंट्स को भी देखेंगे। तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल डोमेन्स, नॉट ओनली कवरिंग द TH1, बट TH1 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया जाता है ताकि आपको एक्चुअल TH1 में आसानी हो जाए। तो जनरली मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि इस सब्जेक्ट को आप TH1 के साथ ना रखें, TH1 अगले सब्जेक्ट अगले सेमेस्टर में रखें, ताकि जब आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो आपके पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम होगा टू डू योर TH1, और इसमें आप एक इनिशियल एक्सपीरियंस ले लेंगे तो आप इम्प्रूव करके TH1 को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। TH1 एक रेगुलर सेमेस्टर में पूरा होता है, आई एम जस्ट मे बी कुछ रिपीट कर रहा हूँ मैं, बट ये कि बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर आप पहली कमेटी के सामने अपीयर होंगे जिसका नाम क्या है शकील साहब? ECP के सामने अपीयर होंगे, और उससे आप जब क्लियर हो जाएंगे तो इट मींस यू हैव क्लियर्ड योर डिपार्टमेंट लेवल डिफेंस। दिस इज द डिपार्टमेंट। अभी आपने कैंपस लेवल डिफेंस पे आना है, आप एलिवेट करके आ जाएंगे कैंपस लेवल। अब कैंपस में मैंने कहा आपको जी कि देयर आर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। ठीक है, लाइफ साइंसेस के डिपार्टमेंट से कुछ ECP से चीज़ें अप्रूव होंगी, इंजीनियरिंग साइंसेस से कुछ थीसिस प्रपोजल अप्रूव होंगे, मैनेजमेंट साइंस से भी प्रपोजल अप्रूवल होंगे। ये सारे अगेन मोहसिन साहब के पास आएंगे और वो इसको फिर देंगे कैंपस लेवल कमेटी को, जो कि डीन के तहत काम करती है, और उस कमेटी का नाम है ग्रेजुएट स्टडीज कमेटी, GSC। दिस इज द कैंपस लेवल कमेटी। कैंपस लेवल कमेटी जो है इसको डीन चेयर करते हैं। इसमें 2 एक्सटर्नल मेंबर्स इनवाइट किए जाते हैं फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज, इट मे बी फ्रॉम कॉमसेट्स, डिपेंडिंग अपॉन दी थीसिस पॉपुलेशन, कि वो प्रपोजल किस डोमेन के ज्यादा है। तो इंजीनियरिंग का, मैनेजमेंट साइंस का भी हो सकता है, इंजीनियरिंग लाइफ साइंसेस का भी हो सकता है, लाइफ साइंसेस और सिविल का भी हो सकता है, बट 2 एक्सटर्नल मेंबर्स जो हैं वो डीन के साथ GSC में होते हैं। हर डिपार्टमेंट का HOD भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और एक सीनियर फैकल्टी मेंबर को बुलाया जाता है। राइट, अच्छा, अब चूंकि TH1 एक सेमेस्टर में पूरा होना है और ये उसके डिफेंस का हिस्सा है, तो अब आप देखिए कि अगर आपने अभी रजिस्टर किया है तो आपको अगर नवंबर में ECP दी गई है तो नवंबर के ही एंड पे GSC कन्वीन होगी, या दिसंबर के फर्स्ट वीक में GSC कन्वीन होगी विद सम टाइम मार्जिन, जिसमें वो सारे केसेस जो ECP ने अप्रूव किए होंगे वो GSC के पास आएंगे, एंड द स्टूडेंट मे बी आस्क्ड टू प्रेजेंट द proposal once again in front of GSC, or a selected student may be, group of student may be asked or may not be asked at all। जो प्रॉपर डिफेंस है वो ECP की है आपके। अगर ECP आपने क्लियर कर लिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, बिकॉज द मोस्ट टेक्निकल पर्संस वुड बी इन द ECP। इधर जो है वो नॉट दैट्स टेक्निकल पीपल, बट स्टिल दे मे गो थ्रू योर प्रपोजल डॉक्यूमेंट एंड दे मे आस्क के जी शकील साहब आप दोबारा प्रेजेंट करें, कुछ इसमें आपकी चीजें समझ नहीं आई हमें, या डॉक्यूमेंट ठीक नहीं थी, या आपके प्रपोजल को वापस किया जा सकता है ECP को जी कि ये शकील साहब का आपने डिफेंस ठीक नहीं लिया, इसको आप, ये फेल हो गया हमारी तरफ से, डू इट अगेन। समझ रहे? तो इस अपर लेवल हायर कमेटी, इट विल इवैल्यूएट ऑल द अवेलेबल प्रपोजल्स फ्रॉम ऑल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स, एंड देन they will pass and send the document to third stage. Third stage is the university level committee, because मैंने आपसे कहा ना कि 3 कैंपसेस हैं, हर कैंपसेस में डिपार्टमेंट भी हैं, तो डिपार्टमेंट से निकले कैंपस में आए, फिर तीनों कैंपसेस के जो GSCs हैं वो अपने केसेस जमा करेंगे और भेजेंगे। एक किसी कैंपस में एक यूनिवर्सिटी लेवल कमेटी बैठेगी जिसको हम नाम देते हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रिसर्च मैनेजमेंट काउंसिल, ग्रेजुएट स्टडीज रिसर्च मैनेजमेंट काउंसिल, नॉट स्टूडेंट।
GSRMC जो है ये एक यूनिवर्सिटी लेवल कमेटी होती है जिसको VC चेयर करता है, वाइस चांसलर वुड चेयर इट. All the deans and head of campuses will be part of it, along with 2 external members, once again, from the universities decided by the main campus, which is Peshawar campus. And accordingly, ये कमेटी जो है सारे campuses के सारे departments के proposals को दोबारा वेट करेगी और वहां पे दोबारा स्टूडेंट को इनवाइट किया जा सकता है कि आप आके प्रेजेंट करें इन फ्रंट ऑफ वाइस चांसलर. अच्छा, अब आप कहेंगे इतना लंबा चैनल डाल दिया कि मतलब पहले कैंपस पे, पहले डिपार्टमेंट में करो, फिर कैंपस में करो, फिर आप यूनिवर्सिटी पे करो. तो इसका मकसद ये है कि देखें जो करेक्ट डिसीजन ऑन योर टॉपिक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैसला होता है कि आप ठीक डायरेक्शन में स्टार्ट ले रहे हैं, इसलिए इसमें स्टेजेस ज़्यादा रखी गई हैं. बट स्टूडेंट की आसानी के लिए किया गया है कि आपको जनरली स्पीकिंग सिर्फ ECP में बुलाया जाता है, आपको GSE में भी नहीं बुलाया जाता, आपको GSRMC में भी नहीं बुलाया जाता जब तक कोई मेजर ऑब्जर्वेशन ना हो. दोज आर दी मोर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल्स कि उससे आपको गुजार दिया जाए कि आपके टॉपिक्स ठीक हैं. तो आपके जो सुपरवाइजर्स हैं और आपके जो HODs हैं वो आपके टॉपिक को डिफेंड करते हैं GSC में और GSRMC. क्वेश्चन उनसे होते हैं कि जी आपने टॉपिक दिया है शकील साहब को, इसको एक्सप्लेन करें क्यों दिया है, वजह क्या है, और आप सेटिस्फाइड हैं. और अगर कोई इशू हो तो फिर वो वहाँ पे उनको वापस करके उनसे कहा जाता है कि जी इस पूरे केस को दोबारा ECP में ले जाए. तो देखिए सर्कल में क्या है, आप ECP से जंप करके आ गए GSE पे, GSE से वापस आ सकते हैं, आपका केस वापस आ सकता है. GSE से पास करके GSRMC में चले गए, अगर वहाँ भी कोई मसला हुआ तो आप GSC में आते हैं, GSC से फिर ECP में आ जाते हैं. तो ये इस तरह से आपकी एक सर्कुलर इम्प्रूवमेंट जो है वो या प्रोग्रेस कर दी जाती है. अल्टीमेटली GSRMC से जब आप निकलेंगे तो आपका TH1 का केस क्लियर हो जाएगा. इसके मिनट्स जो होंगे मीटिंग के, दोज वुड बी हैविंग द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जिनके प्रपोजल अप्रूव हो जाएंगे बाय द यूनिवर्सिटी, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर TH2. अब मैंने आपको ये बताई चीज कि ये तीनों स्टेजेस एक सेमेस्टर में पूरी होनी है. आपने अपना काम भी करना है, सबमिट करना है, डिफेंस करना है, 1 डिफेंस 2 डिफेंस 3 डिफेंस, तीनों के तीनों अगर फॉल में आप एडमिट हुए तो फॉल के एग्जाम से पहले पहले ये काम पूरा हो जाएगा और आपको बता दिया जाएगा जी कि आपका TH1 क्लियर हो गया है. TH1 आपने खुद रजिस्टर करना होता है अपनी मर्जी से, बट TH2 आपकी मर्जी से रजिस्टर नहीं होता. ऑटोमेटिकली TH2 अगले सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में रजिस्टर हो जाता है पूरा एक सेमेस्टर में. फॉल के अंदर आपने देखें काम करना है ना, आपने चीजें पढ़नी है, लिखनी है अच्छी, अच्छा इसमें टाइम लगता है. उसके बाद विद इन 2 वीक्स प्रोबेबली GSC में, विद इन 2 वीक्स to 3 वीक्स GSRMC में. तो जनरली स्पीकिंग अगर आपका जनवरी या फरवरी में एग्जाम्स है तो उससे बैकहैंड पे आप रिवर्स कैलकुलेशन करें तो आपको कहीं दिसंबर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर जनवरी लगेगा और ये आपके तीनों स्टेजेस क्लियर हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली स्प्रिंग शुरू होगा. तो स्प्रिंग में अरशद साहब अगर आपने TH1 ये क्लियर हो गया है तो आपको TH2 में रजिस्टर कर लिया जाएगा विदाउट टेलिंग यू. यू शुड नो कि जी मैंने थीसिस स्टार्ट कर दिया है. तो TH1 TH2 नौ यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि आपको या तो बताया कि आप फेल हो गए या आपको रजिस्टर कर ले अगले सेशन के अंदर. ठीक है, बट अगेन इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास कि TH2 रजिस्टर हो गया आपको, लेकिन आपकी मर्जी से नहीं हो. ये नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये है, ये नहीं हो सकता कि आप TH1 के बाद कहें जी मैं गैप लेना चाहता हूँ 1 सेमेस्टर का, मैं अगले फॉल में अब करूंगा, नहीं, क्योंकि फिर उस टॉपिक की सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है. तो आपने या तो मुस्तकिली से करना है पूरा TH1 TH2 या फिर आपने जो है ना वो नहीं करना. तो TH1 फेल हो गया तो आप दोबारा TH1 रजिस्टर करेंगे. अगर फेल हो गया, नहीं क्लियर हुआ कि स्टेज पे, तो अगले सेमेस्टर में दोबारा TH1 में आ जाएंगे, आप स्प्रिंग में दोबारा आ जाएंगे. समर की गैप आएगी, समर में रजिस्ट्रेशन नहीं होगी और फिर फॉल में TH2 रजिस्टर हो जाएगा. तो ये इस तरह से एक प्रोसेस चलेगा. TH1 का क्लियर हो गया, आपको TH2 पे मैं आ जाता हूँ कि TH1 में जो टॉपिक आपने कर लिया उसको TH2 में आप फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, रिजल्ट्स लेते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, परफॉर्मेंस कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं और अल्टीमेटली उसका फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में यानी से फॉल के बाद स्प्रिंग में आप TH2 में हैं तो जैसे जब चाहे आप और आपका सुपरवाइजर विद इन अ वीक वो आपका TH2 में डिफेंस में जा सकता है. आप कहते हैं जी मैंने पूरे सेमेस्टर में बहुत जल्दी TH1 कर लिया था और मैं TH2 भी शुरू कर दिया. आप
सुपर फास्ट चल रहे हैं। तो आप स्प्रिंग में रजिस्टर होते ही से फरवरी में सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, आप फरवरी के 3rd वीक में आप कहते हैं मेरा डिफेंस रेडी है, मैं तो काम सारा कर लिया, थीसिस लिख भी लिया है, एवेल्यूएशंस कर लिए, रिजल्ट्स ले लिए हैं, तो यू आर अलाउड टू गो फॉर TH2 डिफेंस इन कंसल्टेशन विद अप्रूवल ऑफ योर सुपरवाइजर। ये कमेटी होती है, उसमें आप इन्फॉर्म करेंगे अपने सुपरवाइजर के थ्रू PG ऑफिस को, और वो आपका थीसिस डिफेंस रखवा लेंगे, जिसमें एक सुपरवाइजर बैठेगा आपका, 20% वेटेज उसके पास होगी, एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा जिसके पास 40% वेटेज होगी, और एक इंटरनल एग्जामिनर आपके डिपार्टमेंट से होगा जिसके पास 40% वेटेज होगी, और ये आपका डिफेंस जो है TH2 का हो जाएगा। आज एक हमारा इधर डिफेंस है अराउंड 3 o'clock, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जब अपनी ये क्लास पूरी हो तो उस डिफेंस में आप सारे बैठें, ताकि आपको आइडिया हो कि डिफेंस के अंदर क्या बातें होती हैं। इज अ CS स्टूडेंट, CS बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, अवैस नाम है, और उनका कंट्रोलर प्लेसमेंट इन दी नेटवर्क के ऊपर काम है। बट ये कि अपने अपने पर्सपेक्टिव से आप समझने की कोशिश कीजिए कि मेन क्या है, कि डिफेंस में वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, और वो फॉर्म्स में भी आई ट्राई टू सर्कुलेट कि आप देख लें कि उन फॉर्म्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, ग्रेडिंग किस तरह होती है। ठीक है, तो आप इस एक अच्छी, ये भी एक ट्रेनिंग है, और मेरी कोशिश होगी हम TH1 के डिफेंस भी कुछ देखें क्लास में, कुछ ना कुछ TH2 के भी देखें। साथ CS का है तो मे भी किसी और सेक्शन में, किसी और सेशन में हम प्रोग्राम इसका जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का थीसिस है उसको भी इवेल्युएट होता देखें कि किस तरीके से क्या सवाल जवाब होते हैं उसके अंदर, ताकि आप लोगों ने जो काम करना है आपको आइडिया हो। ठीक है, सो आई होप दिस हैज क्लैरिफाइड थिंग्स के TH1 TH2 स्टेजेस, इनकी बॉडीज, इनकी कमेटीज। अच्छा, एक चीज जो रह गई इसमें वो ये है कि इसका एक ग्रेड होता है ये पास फेल नहीं है। thesis will get a grade from F to A minus, B plus, B minus, C plus, C, D plus, D, सारे ग्रेड, कोई भी ग्रेड थीसिस में लग सकता है, लेकिन ग्रेड आपको मिलेगा TH2 के डिफेंस में। यहाँ जो ग्रेड मिलेगा आपको, वही ग्रेड आपका TH1 में या पिछले 3 क्रेडिट में भी लगेगा। ठीक है फुरन? जी सर, हमारा यूनिवर्सिटी का जो इसका इंटरनल प्रोसेस है या सारी यूनिवर्सिटी जो पे ऑफिसर होती है सारी, उसमें भी सारे अच्छा, मैं आपको अभी वही क्लियर करता हूँ। देखिए, अब ये TH1 TH2 जो है, ये हर यूनिवर्सिटी का अपना एक इंटरनल डिसीजन मेकिंग होती है, उनकी अपनी एक SOP होती है। अब अगर मैं आपसे बात करूं नस्ट की, तो नस्ट में TH1 भी होता है, TH2 भी होता है, TH3 भी होता है, TH4 भी होता है। इसी को उन्होंने 4 स्टेजेस में तोड़ा हुआ है। क्रेडिट वाइज नहीं, उन्होंने इनके डिफेंस स्टेजेस को तोड़ा हुआ है। TH1 को नाम देते हैं टॉपिक डिफेंस का, कि सिर्फ टाइटल डिफेंस, टाइटल ठीक है। TH2 को वो नाम देते हैं जी प्रपोजल डॉक्यूमेंट, या कहते हैं जी कि ये लिटरेचर रिव्यू डिफेंस है, कि आप उसके ऊपर पढ़ के अपने आइडिया को कंसोलिडिफाई करें और फिर डिफेंस करें। TH2 TH3 वो कहते हैं प्री डिफेंस, इट्स नॉट एन ओपन डिफेंस। प्री डिफेंस है कि जी सिर्फ एक पैनल के सामने डिसीजन हो गया। फिर TH4 को ओपन डिफेंस कहते हैं कि जी नाउ इट इज एन ओपन डिफेंस, एनीबडी कैन अटेंड। बट अगेन ये उनका डिसीजन है, इंटरनल डिसीजन है, उन्होंने उसको अगेन ब्रेकअप किया हुआ है 2 सेमेस्टर पे, और मे भी ज्यादा टाइम भी लग जाता है। तो हर यूनिवर्सिटी ये अपने डिसीजन खुद लेती है कि मैंने क्या करना है टू डिफेंड, टू इवेल्युएट द थीसिस ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? सीमा? अच्छा जी, सो आई होप ये चीज वो क्लियर हो गई है। ऑनलाइन जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी? नहीं सर, ऑल क्लियर। अच्छा चलें जी, ठीक हो गया। सो हम एक छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, नमाज की, और फिर देन वी कैन मीट अगेन, क्योंकि एक हमारा एक टॉपिक कवर हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। हमने अब थोड़ा सा आगे ये देखेंगे कि अब हमने अपनी जो रिसर्च को करना है, तो रिसर्च के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइटल सिलेक्शन। उस पे हमारी क्या थिंकिंग और सोच होनी चाहिए, क्या क्या डायमेंशन है जिससे हम टाइटल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर टाइटल सिलेक्ट करने के बाद उस पर लिटरेचर रिव्यू कैसे करेंगे। तो और जो रिसर्च साइकिल है उससे क्या मुराद है, इस पे हम
काम करेंगे. सो लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ से अराउंड 20 मिनट्स. मेरे पास 1:35 हो रहे हैं. तो आप में जिसने नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ ले, खाना खाना चाहता है खाना खा ले. तो वी मीट अगेन बाय 2 o'clock. 2 बजे हम क्लास दोबारा इंशाल्लाह शुरू करते हैं. ठीक है, चलो जी. थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स एज वेल. आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस सेशन एंड वील स्टार्ट अगेन फ्रॉम द सेम सेशन. ठीक है जी. Right, sir. थैंक Okay, यू. sir.